Hello students, welcome back once again on my YouTube channel named Let's Be Mathaholic. I hope आप सब लोग अच्छे होंगे, ठीक है, और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो आज के लेक्चर में हम लोग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ देखेंगे, ठीक है। तो विदाउट मेकिंग एनी फर्दर डिले वी आर एडवांसिंग टुवर्ड्स आवर टॉपिक of today's lecture, and this is nothing but converse of midpoint theorem. And here we are going to prove the converse of midpoint theorem using the concept of congruency. Already one of the video of converse of midpoint theorem has been uploaded earlier, in which this theorem has been proved using the Thales theorem or BPT. That the concept is suitable for what? Class 10th standard, but this time we will prove this theorem using the concept of congruency, and this is perfect for the standard of class 9th, ठीक है। क्योंकि क्लास 9th के स्टैंडर्ड में क्या होता है ना कि थेल्स थ्योरम और बीपीटी तो है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्लास 9th के स्टैंडर्ड में थेल्स थ्योरम की मदद से कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम को प्रूफ नहीं करेंगे, बल्कि यहाँ कॉन्ग्रुएंसी की मदद लेंगे। चलिए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या कहता है सबसे पहले कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट। इससे पहले मिड पॉइंट थ्योरम का भी प्रूफ कॉन्ग्रुएंसी की मदद से ऑलरेडी एक वीडियोस अपलोडेड है, ठीक है। तो उसमें हम लोगों ने देखा था। सबसे पहले मैं एक बार मिड पॉइंट थ्योरम बता दे रहा हूं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है? द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल, द लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इज हाफ ऑफ इट ऑल्सो। मतलब कहने का कि मिड पॉइंट थ्योरम के लिए अगर आप क्या जान रहे हो, अभी मैं मिड पॉइंट थ्योरम की बात कर रहा हूं। एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल में यदि आपको किसी दो साइड्स के मिड पॉइंट पता है, लेट सपोज एक ट्रायंगल एबीसी, इसमें D is the midpoint of AB and E is the midpoint of AC, and if you are going to join what? If you are going to join these two midpoints of sides AB and AC, then the line you will obtain now, this line gonna be parallel to the third side, which we haven't introduced yet so far, and this D line will be parallel to the BC, and also this D line will be equal to half of BC. Okay, this is exactly what the midpoint theorem states. Okay, अब now if we talk about converse of midpoint theorem ना, तो converse of midpoint theorem क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपको ट्रायंगल के किसी एक साइड का मिड पॉइंट पता है, किसी ट्रायंगल के एक साइड का, ट्रायंगल के तीन साइड हो सकते हैं, उन तीन साइड्स में से किसी एक साइड का मिड पॉइंट ही आप जान रहे हो, ठीक है। तो लेट्स सपोज अगेन वी हैव कंस्ट्रक्टेड अ ट्रायंगल एंड नेम इट व्हाट? ट्रायंगल एबीसी, एंड दिस टाइम व्हाट वी आर नोइंग इज we are knowing the midpoint of only one of its side AB, and this midpoint of AB has been marked by D here. यहां हमने क्या करा है? AB साइड का जो midpoint है ना, उसको मार्क करा है किससे? D से करा है, सही है। अब इसके बाद आप क्या करोगे? मिडपॉइंट थ्योरम का कन्वर्स कहता है कि अगर आप इस एक साइड के मिडपॉइंट से होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, और ये लाइन दूसरे साइड के लिए पैरेलल भी है, दूसरे साइड के लिए पैरेलल भी है, तो ये जो तीसरे साइड के ऊपर फॉल करेगा ना ये लाइन, तो इस तीसरे साइड को ये श्योरली क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। मींस टू से कि इफ वी आर ड्रॉइंग अ लाइन सच दैट it passes through the midpoint of one of the side of triangle, and this line should be parallel to the other side of the triangle, then this line obviously will bisect the third side. Okay, ये तीसरे साइड को क्या करेगा? Surely bisect करेगा. This is exactly what the converse of midpoint theorem states. Okay, I hope आप समझ पाए होंगे। मैं फिर से एक बार रिपीट कर दूं। अगर आपके पास मान लो कोई ट्रायंगल है PQR नाम का, ठीक है, और PQR नाम के ट्रायंगल में आप किसी एक साइड का मिड पॉइंट जान रहे हो। क्या कर रहे हो? किसी एक साइड का मिड पॉइंट जान रहे हो। चलिए इस बार मैं QR साइड का मिड पॉइंट जान रहा हूं, ठीक है, और इसको मान लेते हैं क्या है? ये S है। QR साइड का मिड पॉइंट कौन है? S है। अब आपको क्या करना है कि S से होते हुए मतलब जिस साइड का आप मिड पॉइंट जान रहे हो ना, इस मिड पॉइंट से होते हुए एक लाइन ड्रॉ करोगे। क्या करोगे? एक लाइन ड्रॉ करोगे, और ये लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ करोगे ना कि ये लाइन शुड बी पैरेलल टू
अदर साइड ऑफ द ट्रायंगल, किसी दूसरे साइड के पैरेलल होना चाहिए। तो यहां PQ के पैरेलल है, ठीक है। तो फिर जो ये लाइन तीसरे साइड के ऊपर फॉल करा ना, तीसरा साइड कौन, PR, इस तीसरे साइड को वो क्या करेगा, एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे टच करेगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि तीसरे साइड को ये बाइसेक्ट करेगा। मान लेते हैं ये तीसरे साइड को कहां मिला, T पे, तो एक्चुअली कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम कहता है कि T वुड बी व्हाट, T वुड बी द मिड पॉइंट ऑफ दिस थर्ड साइड PR, ओके। तो अभी जो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का स्टेटमेंट था, आई होप आप समझ पाए होंगे। अब हम लोग इसके प्रूफ को देखते हैं। तो हम लोग इस कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम के लिए सबसे पहले हम लोग ये पहले से जानते हैं कि चाहे मिड पॉइंट थ्योरम हो या उसका कन्वर्स हो, दिस इज ओनली एप्लीकेबल टू अ ट्रायंगल, ओके। तो सबसे पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लें। लेट सपोज हमने इस ट्रायंगल का नाम ABC रख लिया, ठीक है। इसके बाद हम क्या, हमसे मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स कहता है कि एक लाइन ड्रॉ करना है किससे होते हुए, ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट से होते हुए। तो हमने मान लिया कि लाइक D जो है ना, D मिड पॉइंट है किसका, वन ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल ABC, और वो वन साइड हमने पिक करा AB का मिड पॉइंट है कौन, D, ठीक है। उसके बाद तो सबसे पहले हम इन चीजों को यहां मेंशन कर लें, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर अ ट्रायंगल ABC, let us consider a triangle ABC in which what we have assumed, in which D is the midpoint of, D midpoint है किसके लिए, D is the midpoint of side AB, okay। तो this we have mentioned। इसके बाद again what it has been said कि obviously if you are going to draw a line through midpoint of one of the side and parallel to other side, तो हम D से होते हुए एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं जो क्या है, दूसरे साइड के पैरेलल है। तो दूसरा साइड कौन, BC के लिए पैरेलल ये लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो हम इस चीज को भी जिक्र करेंगे कि a line through D, a line through D is what, the midpoint of one of the side of triangle, a line through D named, और इस लाइन को हम क्या मान रहे हैं, तो D मान रहे हैं, D has been drawn parallel to which one, पैरेलल टू साइड, अदर साइड, विच वन, BC। हमने क्या करा, BC साइड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करा, और ये लाइन D से होते हुए जा रहा है, और D क्या था, तो मिड पॉइंट ऑफ साइड AB था, ठीक है। और इस लाइन का नाम हमने E माना है, ठीक है। तो अब हमें मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स कहता है कि ये लाइन तब फिर तीसरे साइड को श्योरली क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि A से E का जो डिस्टेंस होगा ना, वही डिस्टेंस E से C का होगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, या फिर E वुड बी व्हाट, डेफिनेटली द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC, ऐसा। तो व्हाट यहां पे हमारे को प्रूव करना है, वी नीड टू प्रूव व्हाट, कि E इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड AC। दिस कैन बी रिटन इन अदर वर्ड्स एज व्हाट, कि A to E, distance of A to E will be equal to distance from E to C, okay। so this also means what, E is the midpoint of side AC। या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि इस चीज को दूसरे तरीके से भी लिखा जा सकता है कि D actually has done what, तो D has bisected side AC। D ने क्या करा यहाँ पे, AC को बाइसेक्ट करा, सही। अब इसके बाद हम इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन के लिए जो भी रेक्विजिट है मैं वहां यहां मेंशन कर रहा हूं। तो कंस्ट्रक्शन में हमारे को क्या करना है, जैसे मिड पॉइंट थ्योरम के लिए कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, हमने एक लाइन ड्रॉ करा था, कौन सा, इस C से होते हुए, C से एक लाइन ड्रॉ कर लिया था जिसका नाम CF रखा था, और ये लाइन CF हैज बीन ड्रॉन व्हाट, कंसीडरिंग पैरेलल टू द साइड BA। मतलब हमने ये जो CF लाइन ड्रॉ करा था वो किसके पैरेलल में ड्रॉ करा था, इस BA साइड के पैरेलल ड्रॉ करा था, ठीक है। तो यहां पे हम इस चीज को मेंशन करेंगे कि ड्रॉ ए लाइन CF पैरेलल टू विच वन, पैरेलल टू साइड BC, ओके। अब नेक्स्ट व्हाट टू बी डन, अब हमें पता है कि BA के लिए पैरेलल कौन है, अब यहां से प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो प्रूफ में आप एक चीज देखो, प्रूफ में आप लिख सकते हो ना, क्या,
अभी हमने देखा कि ये जो BA साइड है ना, BA साइड के पैरेलल, इस BA साइड के पैरेलल हमने ड्रॉ करा है CF को, ऐसा जानबूझ करके करे हैं, ठीक है। तो BA के पैरेलल कौन है? CF है। Since this line CF has been drawn considering कि this would be parallel to the side BA, this we have mentioned here कि BA parallel to CF. अब obviously if the whole line BA would be parallel to CF, so definitely the shortened length of this line AB will be parallel to what? CF also. मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि अगर आपने इस पूरे लाइन AB को पैरेलल मान लिया किसके? FC के, तो आप ये भी तो कह सकते हो ना कि इस पूरे लाइन का कुछ हिस्सा, एक छोटा सा हिस्सा, ठीक है, मान लो आप इस पूरे लाइन में से इतना डिलीट कर दो, ठीक है, तो जो आपके पास इसका शॉर्टेंड लेंथ रह गया ना, ये शॉर्टेंड लेंथ भी क्या होगा? पैरेलल होगा। किसका पैरेलल होगा? इस पूरे लाइन के, ठीक है। तो या फिर आप इस लाइन को और प्रोड्यूस कर लेते ना, तो भी स्टिल वो दोनों लाइन क्या रहते हैं? एक दूसरे के लिए पैरेलल ही रहे होते हैं। तो आप लिख सकते हो क्या कि therefore since BA पैरेलल था किसके लिए? CF के, that's why BA का कुछ पार्ट ये BD जो है ना, ये BD भी क्या होगा? पैरेलल होगा किसके? CF के। ओके, तो हम लोग देखें कि ये पूरा BA साइड के पैरेलल CF था, इसलिए इस BA साइड के कुछ हिस्से, एक छोटे से हिस्से BD के लिए भी ये लाइन क्या होगा? पैरेलल होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम देख रहे थे, मतलब पहले से ही ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम में ऐसा कहा गया था कि ये जो लाइन DE है ना, दिस लाइन DE इज व्हाट? पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल BC। ओके, तो DE जो था ये भी गिवन था हमारे को कि गिवन व्हाट? DE पैरेलल है किसके? दिस लाइन DE इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल BC। अब अभी मैंने बताया कि अगर मान लो आपके पास ये एक लाइन और ये दूसरा लाइन क्या है? एक दूसरे के लिए पैरेलल है, एक का नाम AB मान लो, एक का नाम CD मान लो, सही है। इफ यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस आइदर ऑफ दिस लाइंस ना, देन द रिजल्टिंग लेंथ ऑफ द लाइन सो फॉर्म्ड विल श्योरली गोना बी पैरेलल टू वन अनदर। ओके, मतलब बोलने का कि अगर आप इन लाइंस को क्या कर रहे हो? प्रोड्यूस कर दे रहे हो, ठीक है, और ऐसा करने पर मान लो AB को आप बढ़ा करके ना कहीं P तक लेके चलेगा, तो अभी जो PB होगा ना वो भी पैरेलल होगा किसके? CB के। या CB को भी आप थोड़ा और प्रोड्यूस कर लो, मान लो आप D तक लेके चले गए, तो DB के लिए, सॉरी यहां D ऑलरेडी मेंशन है, तो E के लिए तो D पैरेलल होगा किसके? PB के। मतलब आप दो लाइंस जो पहले से पैरेलल हैं उनके लेंथ को चाहे आप कम कर दो या ज्यादा कर दो, स्टिल वो दोनों लाइंस एक दूसरे के लिए पैरेलल ही होंगे, ठीक है, मैं ये कहना चाह रहा हूं। तो आप देख रहे हो कि DE पैरेलल है किसके? D पैरेलल था BC के, तो D को अगर हम कुछ बढ़ा देते हैं, मान लेते हैं D को हम बढ़ा दिए, कहां तक लेके चले गए? EF तक लेके चले गए, ठीक है, तो आप ये चीज लिख दो कि DF भी पैरेलल होगा किसके? BC के, ठीक है। अब इसके बाद कंस्ट्रक्शन में हमने ये तो मेंशन करा था कि CF नाम का एक लाइन ड्रॉ करा जो क्या है? पैरेलल है BA के, ठीक है। और एक चीज यहां पे और लिख लेना चाहिए था कि D साइड जो है ना, इसको प्रोड्यूस करने पर ये F को मीट कर रहा है, तो आप यहां पे ये चीज कंस्ट्रक्शन में और लिख लो कि सच दैट DE ऑन प्रोड्यूसिंग, D को जब हमने बढ़ाया ना, when D has been extended meets what? CF। ये क्या कर रहा है? CF को मीट कर रहा है, सही है। जब हमने D को बढ़ाया ना, तो ये क्या कर रहा है? CF को मीट कर रहा है, मिल रहा है, सही है। चलिए, तो अब आप देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि ये लाइन, ये BD पैरेलल था CF के, ऐसा अभी हम लोग यहां देखें कि BD पैरेलल था CF के। क्यों था पैरेलल? क्योंकि ये पूरा लाइन पैरेलल था इसके, ऐसा हमने कंस्ट्रक्शन ही करा था, ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन ही करा था, ठीक है। तो इस लाइन का एक छोटा हिस्सा जो कि BD होगा वो पैरेलल होगा किसके? CF के, ठीक है। अब D पैरेलल था BC के, जो कि ट्रायंगल का थर्ड साइड था, एज पर स्टेटमेंट ऑफ विच वन? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो D को ऑन एक्सटेंडिंग वी विल गेट DF, एंड दिस DF पार्ट ऑफ व्हाट? एक्चुअली DF is the extended part of line D, and this DF will surely gonna be parallel to BC also. तो this particular reason, ये जो रीजन है ना, कौन सा? DBCF, ये DBCF को अब हम क्या कह सकते हैं?
पैरेललोग्राम कह सकते हैं, क्योंकि इसके दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स क्या हैं, पैरेलल हुए एक दूसरे के। तो हम कह सकते हैं दस व्हाट कि क्वाड्रिलैटरल DBCF इज अ पैरेललोग्राम। ये क्वाड्रिलैटरल जो है ये एक पैरेललोग्राम कहलाएगा। अब पैरेललोग्राम कहलाएगा तो पैरेललोग्राम के तो कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे कि उनका ऑपोजिट साइड्स क्या होता है, इक्वल होता है। पैरेलल था इसलिए हमने पैरेललोग्राम कहा। अब जब पैरेललोग्राम इसे हम कह सकते हैं तो अब इसके लिए देयर ऑपोजिट साइड्स surely gonna be equal also. So now opposite sides of parallelogram are what? Opposite sides of parallelogram are equal. So that's why what we are able to write from this conclusion na ki since it's a parallelogram and being parallelogram the opposite pair of sides will be parallel to one another. So that's why we can write here कि BD, ये BD जो है ना ये parallel होगा किसके, CF के। BD equals CF, क्योंकि ये रीजन पैरेललोग्राम है तो इसके ऑपोजिट साइड्स श्योरली क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो BD के पैरेलल होगा CF और BC के इक्वल होगा DF और पैरेलल भी होगा। तो BC के लिए इक्वल होगा कौन, DF। ठीक है, ऐसा हम लिख सकते हैं क्योंकि ये पूरा रीजन पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, इसलिए इसके आमने सामने वाले BC के लिए सामने में है DF तो इसलिए ये इक्वल होगा और BD के लिए सामने है CF तो ये इक्वल होगा। सही है। अब इसके बाद तो BD इक्वल CF को ना आप क्या कर लो, एक इक्वेशन कंसीडर कर लो। क्या कर लो, इक्वेशन कंसीडर कर लो। और BC इक्वल्स DF इसको आप क्या करो, दूसरा इक्वेशन कंसीडर कर लो। सही है। अब हम एक चीज पहले से इसमें मेंशन था मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स के स्टेटमेंट में, क्या मेंशन था कि हमें ट्रायंगल के एक साइड का मिड पॉइंट पता था। क्या पता था कि AB's मिड पॉइंट इज व्हाट, D। तो सिंस वी वर नोइंग दिस फ्रॉम अर्लियर स्टेज कि व्हाट D वाज एक्चुअली व्हाट, द मिड पॉइंट ऑफ साइड AB। तो सिंस D इज मिड पॉइंट ऑफ AB, अब मिड पॉइंट हुआ तो इसका मतलब तो यही है ना कि B से लेके D तक और D से लेके A तक ये क्या होगा, ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होंगे। तो BD equals, therefore we can write BD equals what, DA। BD equals DA। सही है। इसको आप क्या करो, इक्वेशन थर्ड कंसीडर कर लो। क्या कर लो, थर्ड इक्वेशन कंसीडर कर लो। अब आप देख पा रहे हो क्या कि अगर आप इक्वेशन फर्स्ट को देखो और इक्वेशन थर्ड को देखो तो दोनों इक्वेशन में ना LHS पार्ट क्या है, BD है। दोनों इक्वेशन में LHS पार्ट क्या है, BD है। तो one of the Euclid's axiom states what कि things which are equal to the same thing are actually equal to one another। यूक्लिड का एक एग्जाम कहता है कि जो चीजें किसी सेम चीज के लिए बराबर होंगी वो चीजें आपस में भी बराबर होंगी। ठीक है, या फिर आप देख सिंपल सा ऐसा कह लो कि LHS दोनों जगह क्या है, दोनों इक्वेशन में इक्वल है तो ऑब्वियसली RHS क्या होंगे, RHS पार्ट भी इक्वल होगा। तो CF इक्वल्स DA ऐसा हम लिख सकते हैं किससे, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड से। आपको दिख रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन में BD इक्वल CF, BD बराबर है CF के। थर्ड इक्वेशन में BD बराबर है किसके, DA के। तो BD के बराबर CF, BD के ही बराबर DA, इसका मतलब CF और DA आपस में बराबर। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम चीज BD के लिए बराबर थे ऐसा, तो CF और DA आपस में इक्वल हो गए। अब आपको यहां से कॉन्ग्रुएंसी को यूज करने की बारी अब है इस क्वेश्चन में। तो ये दोनों ट्रायंगल्स आपको दिख रहे हैं, दोनों ट्रायंगल्स दिख रहे हैं, तो दोनों ट्रायंगल्स में से अब दोनों ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करेंगे। तो कंसीडरिंग दिस टू ट्रायंगल्स, नेमली वन इज AED and other one is which one, CEF। So from these two triangles, one is AED and the other one is CEF. In these two triangles, and since we have to prove these two triangles congruent to one another, that's why we have to write three conditions so that these two triangles can be proved congruent in future, means after some time. So first condition could be कि this angle AED and this angle CEF, these two angles will be obviously equal to one another, since
you are able to notice here कि one of the pair of vertically opposite angle could be formed here. Okay, तो हम लिख सकते हैं कि एंगल AED जो होगा ना वो बराबर होगा किसके, CEF के. ऐसा क्या है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स के पेयर हैं. सही है. अब इसके बाद दूसरा चीज क्या, तो दूसरा चीज आप ये देखो, क्योंकि ये पूरा लाइन BA और CF क्या था, आपस में पैरेलल था. तो जब पैरेलल था तो ये दोनों लाइन पैरेलल, तो आपको दिख रहा है ना यहाँ जेड शेप बनता हुआ दिख रहा है. तो यहाँ जो कॉर्नर्स वाले एंगल्स हुए ना, कॉर्नर्स वाले एंगल्स, इन एंगल्स में रिलेशन क्या होता है, तो दीज एंगल्स आर कॉल्ड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, एंड अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ऑलवेज आर इक्वल टू वन अनदर. ओके, तो बेसिकली हम यहां से क्या लिख पाएंगे कि DAE मतलब A के पास जो बनने वाला एंगल है ना, and that is what angle DAE will be equal to which one, FCE. And the reason behind this of them being equal is what, actually they are pair of alternate interior angles. मतलब इन दोनों के इक्वल होने का क्या रीजन था, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं. क्यों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, कैसे बने, तो इसके पीछे का रीजन था कि BA पैरेलल है CF के, BA parallel है CF के, and AC had behaved like a transversal here. Okay, and now the time to what, pick the third condition so that these two triangles can be proven congruent easily. So now the third condition is what, कि just we have made this proven what, कि DA equals what, CF. DA equals CF. यहां अभी हम लोग फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन के हेल्प से ना ये तुरंत अभी देखे थे, प्रूफ करे थे कुछ देर पहले कि DA is what actually equal to CF. तो अब इस चीज को लिखेंगे DA equals what, CF. ठीक है, और इसके बारे में हम क्या लिखेंगे, तो प्रूव्ड अबव. प्रूव्ड अबव बोलने से मतलब है कि हम लोग ये चीज ऊपर प्रूफ कर चुके हैं. ऊपर प्रूफ करने का मतलब ये हुआ कि आप देख रहे हो कि ये सब करने से पहले हमने ये करा. ठीक है, तो इसलिए मैं लिख रहा हूं कि ये चीज ऑलरेडी पहले प्रूफ कर लिया गया है. ठीक है, तो दिस रीजन हैज बीन मेंशन्ड एज प्रूवन अबव. ओके, अब तीन कंडीशंस मिल गए. तीन कंडीशंस जो मिले हैं, तो अब हमारे को क्या चाहिए कि कौन सा कॉन्ग्रुएंसी कंडीशंस या क्राइटेरिया वी कैन अप्लाई हियर. ओके, तो now it is time to pick what, the suitable congruency criteria by applying which these two triangles can be proven congruent to one another. So first consider the triangle, one of the triangle AD. The conditions we have used or made involve in what, proving these two triangles congruent to one another. The first one was what, angle A बराबर है, एक एंगल A का हमने जिक्र करा था. कॉन्ग्रुएंट करने के लिए हमने एक एंगल A वाला कंडीशन लिया था. एक कौन सा लिया, एक AD साइड का जिक्र करा, एक AD साइड वाला जिक्र करा, और एक तीसरा क्या लिया था, इस वर्टिकली अपोजिट का एंगल्स का जिक्र करा था. तो आप देख पा रहे हो कि ये एंगल बट इसके बीच का साइड नहीं है. AD साइड जो है ना वो इसके बीच में नहीं आ रहा है, इन दोनों एंगल्स के बीच में नहीं आ रहा है. ठीक है, तो दो एंगल्स के हेल्प से ना दो कंडीशन बनते हैं. विद द हेल्प ऑफ टू एंगल्स एंड वन साइड, with the help of two angles and one side, there are two congruency criteria. One is ASA and the other one is AAS. Okay, so if we have to consider ASA, ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, the side must be the included side between the two angles. वहां पे क्या होना चाहिए, जो साइड होना चाहिए ना वो दोनों एंगल्स के बीच का होना चाहिए. Okay, but here the side AD is not lying in between these two angles, angle A and angle E. That's why what we have to choose the, in terms of proving these two triangles congruent, so we have to choose AAS condition here. Okay, तो by AAS condition की मदद से हम लिख सकते हैं कि ये जो दो ट्रायंगल है ना, one was AD, ये congruent होगा किसके, this one would be congruent to CEF. सही है, और जब ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है, जब ये दो ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हमें पता है कि जब दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं ना, उसके बाद उनका सब कुछ बराबर बोलने से मतलब ये है कि उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल. सही है, तो हम करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन होगा, हमें प्रूफ क्या करना था
कि ए से ई तक बराबर होना चाहिए ई से सी तक के, ए से ई तक ये बराबर होना चाहिए ई से सी तक के लिए, क्योंकि कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यही तो कहता है, उसके अकॉर्डिंग यही होना था ना कि इफ वी आर नोइंग व्हाट एग्जैक्टली द मिड पॉइंट ऑफ वन ऑफ द साइड ऑफ अ ट्रायंगल एंड अ लाइन इफ ड्रॉन थ्रू दैट पर्टिकुलर मिड पॉइंट ऑफ one of the side which we were knowing earlier, and the line drawn through that midpoint is parallel to the other side of the triangle, then this particular gonna bisect the third side. ठीक है, मतलब कहने का कि अगर आप ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट को जान रहे हो और उस मिड पॉइंट से होते हुए आपने एक लाइन ड्रॉ करा, सही है, और वो लाइन ट्रायंगल के दूसरे साइड के लिए पैरेलल है, तो ये लाइन तीसरे साइड को श्योरली बाइसेक्ट करेगा, और तीसरा साइड AC था, AC का बाइसेक्शन हुआ तो ये कहां हुआ, E पे हुआ। ये चीज आप जाकर के टू प्रूव जो हम लोग पहले ही लिखे थे कि प्रूव क्या करना था, उसमें आप देख सकते हो, ठीक है, उसमें यही तो प्रूव करना था कि E वुड बी व्हाट, मिड पॉइंट ऑफ इतना। तो जब दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम जानते हैं कि एक सीपीसीटी नाम का कॉन्सेप्ट होता है, जिससे जो क्या कहता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एक्चुअली करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, मतलब जो दो ट्रायंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हो गए ना एक दूसरे के लिए, तो उसके बाद उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बोलने से मतलब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स और उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स ये क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां जो हमने दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करे, यहाँ पे एक मिस्टेक मैंने करा है, क्या करा है, जब हमने यहाँ नेमिंग करा था तो AED लिखा हुआ था और CEF लिखा हुआ था, तो यहां मैंने AED के बदले ADE लिख दिया, ठीक है, दैट्स व्हाई ये करस्पॉन्डिंग साइड्स का पेयर थोड़ा उल्टा पड़ जा रहा है। तो आप इसको क्या करो, जो पहले लिखा था हमने AED और CEF, ठीक है, वही चीज वापस कर लो, ठीक है, तो आपके पास अब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो जब कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनका क्या होगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स पैरेलल होना है, तो पैरेलल होना है, बस मैंने ये नेमिंग में AED के बजाय ADE लिखा था, ट्रायंगल वही है, लेकिन सिंस जब आप लेटर्स को इधर उधर करोगे ना ट्रायंगल के नेमिंग में वर्टिसेस को, तो क्या होगा, सिंस जो हमें करस्पॉन्डिंग साइड्स का पेयर चुनना है ना, ये इसमें हम लोग मिस्टेक कर जाएंगे। तो इसके लिए AED और CEF जब दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हम उसके बाद क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि आपको दिख रहा है कि पहला दोनों लेटर से बना हुआ साइड AE और इधर भी पहला दोनों लेटर से बना हुआ साइड C, ये दोनों क्या होंगे, आपस में करस्पॉन्डिंग साइड्स के पेयर बनेंगे, और ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो बाय सीपीसीटी हम लोग लिख सकते हैं कि AE इक्वल्स व्हाट, C, A से E का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस C से E का है, सही है। तो यही तो हमें एग्जैक्टली प्रूव करना था कि A से E का डिस्टेंस और E से C का डिस्टेंस दोनों इक्वल होना चाहिए। कहने का मतलब कि E हमने क्या प्रूव करा, E को मिड पॉइंट प्रूव करा, किस साइड के लिए, AC के लिए, ठीक है। तो दिस एग्जैक्टली व्हाट द कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम वाज स्टेटिंग, और उसका स्टेटमेंट क्या था, मैं वापस से आपको रिकॉल कर दूं, वो कह रहा था कि आप यदि ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट को जान रहे हो और उस मिड पॉइंट से होते हुए आप एक लाइन ड्रॉ करो, और वो लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ किया जाना चाहिए कि वो ट्रायंगल के दूसरे साइड के लिए पैरेलल रहे या पैरेलल हो, तो वही लाइन तीसरे साइड को, ट्रायंगल के तीसरे साइड को क्या करेगा, उसके मिड पॉइंट पे जाकर के टच करेगा, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि तीसरे साइड को बाइसेक्ट करेगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का प्रूफ समझ आएगा जब आप पूरा वीडियो एक बार देख लोगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप डूइंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, हैव अ गुड डे।